नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति की। वहीं बात होगी धामी मंत्रिमंडल के विस्तार यानी 5 नए चेहरों की ताजपोशी की। साथ ही असम के चुनावी घमासान पर अपनी खास रिपोर्ट दिखाएंगे। और चलते चलते बात गैस संकट के बीच यूपी में मिड डे मील के हालातों की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां कभी बाहुबल और भ्रष्टाचार की सुर्खियां होती थी, आज वहां चर्चा है जीरो टॉलरेंस की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की लक्ष्मण रेखा खींची है, उसने न सिर्फ अपराधियों के हौसले पस्त किए हैं बल्कि सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली को भी बदल दिया है। आखिर क्या है योगी की ये नीति और धरातल पर इसका कितना असर है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। यूपी खौफ से सुशासन तक, अपराध के खिलाफ योगी सरकार की रणनीति सख्त कार्रवाई और त्वरित न्याय पर टिकी है। पिछले 9 वर्षों में माफियाओं और गैंगस्टरों की 15,000 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त या बुलडोजर से ध्वस्त की जा चुकी है। हाल ही में सीएम योगी ने निर्देश दिया कि माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाए जाए। 2017 से अब तक 15,000 से ज्यादा पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिनमें 250 से अधिक इनामी अपराधी ढेर हुए हैं। लगभग 32,000 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। एनसीआरबी 2023 और 2024 की रिपोर्ट के अनुसार यूपी की अपराध दर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे आ गई है। प्रदेश अब सांप्रदायिक दंगों से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। जीरो टॉलरेंस सुशासन का मॉडल। 9 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी तो उनका पहला मंत्र था अपराध और अपराधी के लिए यूपी में कोई जगह नहीं। इसी संकल्प से जन्मी जीरो टॉलरेंस की नीति आज 2026 में नीति राज्य के सुशासन का मॉडल बन चुकी है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है, न अपराध बर्दाश्त होगा, न भ्रष्टाचारी बचेगा। 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे। अनुमान कर लीजिए, कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहां कर्फ्यू का दौर उस सिटी के अंदर न गुजरी हो। कोई उद्यमी, कोई चिकित्सक, कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो। इस दौर में अराजकता चरम पर थी। यहां का युवा पलायन करता था। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। परिणाम क्या था? जब सुरक्षा नहीं होगी, जो पहले से उद्यम थे वह भी यहां से प्लान कर रहे थे। जैसे तैसे वे भागने के लिए मजबूर थे। यहां पे सब जुनेजा जी अपनी बात को कह रहे थे, ये उनकी अपनी पीड़ा थी, जहां उनका बचपन बीता। उस धरती को छोड़ना उनके लिए अत्यंत कठिन रहा होगा, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उन्हें अपनी सुरक्षा भी चाहिए थी। और केवल एक जुनेजा जी की बात नहीं थी, ये उत्तर प्रदेश के हर उद्यमी की, हर व्यापारी की, हर उस व्यक्ति की पीड़ा है जिसने उस दौर को देखा है। 2003 से लेकर के 2017 के बीच के उस दौर को देखा है, जब व्यापक कर्फ्यू में अपहरण के लिए यहां पर अपहरण होते थे, फिरौती वसूली करने के लिए। अपराध पर योगी का वज्र प्रहार। आपको बता दें कि योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का सबसे बड़ा असर कानून व्यवस्था पर दिखा। प्रदेश के कुख्यात माफियाओं की 15,000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त या ध्वस्त की जा चुकी है। दरअसल बीते वर्षों से 2.19 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों की पारदर्शी भर्ती और तकनीकी अपग्रेडेशन जैसी क्यूआरटी गाड़ियां और हाईटेक फॉरेंसिक लैब्स ने अपराधियों में खौफ पैदा किया है। आज यूपी के 7 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, जिससे कि रिस्पांस टाइम घटा है। सीएम योगी अक्सर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। जो कानून को चुनौती देगा, कानून उसे उसकी भाषा में जवाब देगा। वो कहते हैं हमारी नीति स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस। सरकारी कामकाज फाइल नहीं समाधान। बता दें कि सरकारी दफ्तरों में लाल सीताशाही को खत्म करने के लिए सीएम योगी ने तकनीकी का सहारा लिया। अब फाइलों का अंबार नहीं लगता। ई ऑफिस के जरिए काम में पारदर्शिता आई है। सीएम योगी के हालिया आदेश के तहत अब हर सरकारी कर्मचारी को हर साल अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है।
भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में सबसे बड़ा प्रहार है। सीएम योगी के सख्त तेवरों के चलते देरी करने वाले अधिकारियों पर सीधे गाज गिर रही है, जिससे बाबू संस्कृति खत्म हो रही है। फिलहाल कह सकते हैं कि जनता के लिए नीति किसी वरदान से कम नहीं है। 2026 में भी होली, रमजान और नवरात्रि जैसे त्योहार बिना किसी दंगे या कर्फ्यू के मनाए जा रहे हैं। वहीं सुरक्षित माहौल की वजह से यूपी में 40 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए हैं। नोएडा जैसे शहर अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, जबकि डीबीटी के जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे गरीबों के खातों में पहुंच रहा है, जिससे कि बीच के बिचौलिए गायब हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने यूपी की छवि बीमारू राज्य से बदलकर ग्रोथ इंजन बना दी है। हालांकि विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता रहता है, लेकिन विदेश के आंकड़े और आम जनता का भरोसा कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई वहीं योगी के नए उत्तर प्रदेश का आधार है। स्पेशल डेस्क के न्यूज नडियाद। उत्तराखंड की सियासत में मुख्यमंत्री धामी ने अपने तरकश से वो तीर निकाला है जिसने विरोधियों के खेमे में हलचल मचा दी है। लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। 5 नए चेहरों को ताजपोशी के साथ ही सीएम धामी ने साफ कर दिया कि मिशन 27 के लिए उनकी बसात बिक चुकी है। आखिर कौन है ये 5 धुरंधर और कैसे ये बदलेंगे उत्तराखंड की सियासी तस्वीर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देवभूमि की सियासत में शुक्रवार का दिन बेहद अहम रहा। मुख्यमंत्री धामी ने अपनी टीम का विस्तार करते हुए 5 नए मंत्रियों को शामिल किया। राजपुर से विधायक खजान दास, रुद्रप्रयाग से भगत सिंह चौधरी, हरिद्वार के दिग्गज नेता मदन कौशिक, रुड़की से प्रदीप बत्रा और भीमताल से राम सिंह कैड़ा ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस विस्तार के साथ ही धामी कैबिनेट अब अपनी अधिकतम क्षमता 12 सदस्य पर पहुंच गई है। इस कैबिनेट विस्तार को महज प्रशासनिक फेरबदल नहीं बल्कि सीएम धामी की सदी हुई राजनीतिक चाल माना जा रहा है। मदन कौशिक की वापसी से जहां हरिद्वार क्षेत्र में पार्टी को मजबूती मिलेगी, वहीं खजानदास के जरिए दलित समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। वहीं भरत सिंह चौधरी और राम सिंह खेड़ा के जरिए पहाड़ के दुर्ग को और मजबूत किया गया है। बहरहाल मुख्यमंत्री धामी का ये मंत्रिमंडल विस्तार स्पष्ट करता है कि वो मिशन 2027 को लेकर न केवल सजग है बल्कि बेहद आक्रामक रणनीति पर काम कर रहे हैं। धामी ने अपनी युवा मुख्यमंत्री की छवि को अब तक परिपक्व और रणनीतिकार राजनेता में बदल लिया है। बता दें कि मिशन 2027 के लिए सीएम धामी ने कुछ ऐसे और बड़े फैसले लिए हैं जो देश के किसी अन्य राज्य में नहीं दिखे। दरअसल समान नागरिक संहिता के जरिए देश का पहला राज्य बनकर धामी ने हिंदुत्व और सुशासन के एजेंडे पर अपनी धाक जमाई। देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण रोधी कानून लागू कर उन्होंने युवाओं और मूलनिवासी को यह संदेश दिया है कि वो राज्य के हितों से समझौता नहीं करेंगे। इसी प्रकार लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाकर उन्होंने अपने खून वोटर को एकजुट रखा है। बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सबका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये दशक उत्तराखंड का हो। उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड के जन जन तक विकास पहुंचे, उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास का लाभ मिले, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। हम सब लोग मिलकर एक टीम भावना के रूप में पूरी मंत्रिपरिषद राज्य की जन सेवा के प्रति समर्पित होकर काम करेगी। 27 के लिए वोट नहीं है, मिल चुके हैं, तो एक नया रिकॉर्ड सरकार बनाएगी। नहीं, अभी हम लोगों को 27 में अभी 1 साल बचा है। इस 1 साल में हम लोगों को बहुत सारे काम करने हैं। जो काम बचे हुए हैं, जो काम शुरू हुए हैं, कुछ नवाचार के काम हैं, उन सभी कामों को बढ़ाना है। जन जन तक हमें पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इसको और मजबूत तरीके से जनता की सेवा में समर्पित करना है। मिशन 2027 और धामी फैक्टर, कुमाऊं और गढ़वाल के बीच तालमेल बैठाकर क्षेत्रीय नाराजगी को दूर किया गया। ठाकुर, ब्राह्मण और दलित प्रतिनिधित्व का सटीक संतुलन, मदन कौशिक जैसे अनुभवी और प्रदीप बत्रा जैसे सक्रिय चेहरों का मेल, चुनाव से पहले नए मंत्रियों को काम करने का मौका देकर जनता के बीच नई ऊर्जा का संचार। देखिए, एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जब कभी कोई दायित्व मिला है उसका उसी रूप में निर्वहन किया, चाहे संगठन के रूप में काम करने का अनुभव हो, चाहे सरकार के मंत्री के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे अन्य किसी प्रकार से हो। आज केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
उसको प्रदेश के विकास के लिए जो बन पड़ेगा ताकत के साथ उस काम को आगे बढ़ाएंगे। पहली बार मंत्री बना हूं और मैं बड़ी ईमानदारी से प्रदेश की सेवा करूंगा, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करूंगा। जिन लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया, मेरी पार्टी को आशीर्वाद दिया और मेरी पार्टी ने जिस विश्वास के तहत माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी का मैं बड़ी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। हमारा उद्देश्य है विकास का जो रोड मैप भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उस मैप के हिसाब से हम काम करें और निश्चित रूप से धामी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी और ये प्यार और आशीर्वाद दिया, इस प्यार और आशीर्वाद को मैं सेवा के रूप में लूँगा और उत्तराखंड की सेवा करूँगा और प्रयास रहेगा कि जो भी सरकारी योजनाएं उनका क्रियान्वयन हो और हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। ये जिम्मेदारी मैं चुनौती की तरह स्वीकार करता हूँ और एक चुनौती भी है क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है। 27 में हमको चुनाव में जाना है और इसमें हम कितना अच्छा काम प्रदेश के हित में कर सकते हैं, उस काम पे माननीय मुख्यमंत्री के साथ कंधे पे कंधा मिला करके आगे हम बढ़ेंगे, चलेंगे। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रदेश स्तर का अच्छा काम किया है, चाहे युवाओं को लेकर के हो, चाहे महिलाओं को लेकर के हो, उसको और आगे बढ़ाने का मिलकर के काम करेंगे। और क्योंकि पहले भी मुझे मौका मिला है, पहले भी मैं मंत्री रह चुका हूँ और इसलिए जो मेरा अनुभव होगा, जितनी मेरा नॉलेज होगा, जितने मेरे दिमाग में आएगा, मैं प्रदेश के हित में काम करूंगा और ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे प्रदेश के जनमानस को ठेस पहुंचे। सीएम धामी का मिशन 2027 केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो उत्तराखंड में भाजपा को एक ऐसी स्थिति में खड़ा करना चाहते हैं जहां विपक्ष के लिए वापसी की कोई जगह न बचे। उनकी चालें सधी हुई हैं और लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो सीएम धामी अब उत्तराखंड के मंजे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने न केवल संगठन के भीतर के असंतोष को शांत किया, बल्कि विरोधियों के पास अब आलोचना का कोई ठोस मुद्दा नहीं छोड़ा है। मिशन 2027 की डगर जो कुछ समय पहले एक चुनौतीपूर्ण लग रही थी, अब इन 5 पांडवों के आने से बीजेपी के लिए आसान होती दिख रही है। पुष्कर सिंह धामी ने दिखा दिया कि वो केवल फैसले लेते ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही दाव चलना भी जानते हैं। 5 नए मंत्रियों के साथ अब सरकार की जवाबदेही और बढ़ेगी, लेकिन साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का खिला और भी अभेद्य हो गया है। अब देखना यह होगा कि ये नए सिपहसालार सीएम धामी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। स्पेशल डेस्क की न्यूज़ इंडिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तर पूर्व का द्वार कहे जाने वाले असम में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 126 सीटों वाली विधानसभा के लिए बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नेतृत्व में बीजेपी हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर गौरव गोगोई की अगुवाई में कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन परिवर्तन का नारा बुलंद कर रहे हैं। आखिर क्या है इस समीकरण के और कौन इस पर भारी है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। असम में बीजेपी का क्या है दांव? विकास, सुरक्षा और डबल इंजन की सरकार। परिसीमन के बाद बदली हुई सीटों पर नए समीकरण। अरुणोदय जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का बड़ा वोट बैंक। असम की वादियों में अब चाय की खुशबू के साथ चुनावी चर्चाएं भी घुलने लगी हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान क्या किया? राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि चुनाव एक ही चरण में समझ गया है, जिससे प्रचार के लिए समय कम और चुनौती बड़ी है। बीजेपी के लिए ये एक साख की लड़ाई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी कमान संभाल ली है। बता दें कि बीजेपी इस बार 79 सीटों पर खुद लड़ रही है, जबकि उसने असम गण परिषद को 26 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 11 सीटें दी हैं। आपको बता दें कि दूसरी ओर विपक्ष सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की कोशिश में है। कांग्रेस ने रायजोर दल, असम जातीय परिषद, एजेपी और वामपंथी दलों के साथ मिलकर एक अजेय मोर्चा बनाने की कोशिश की है। गौरव गोगोई इस बार कांग्रेस के मुख्य चेहरा बनकर उभरे हैं। विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बना रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव में कुछ दिन बचे हैं, मगर कांग्रेस चुनाव में सत्ता की बाजी पलटने के लिए अपनी रणनीति को सिर चढ़ाने के बजाय फिलहाल सूबे के कई वरिष्ठ नेताओं के पाला बदलने से लगे झटके को संभालने की कसरत करती दिखाई दे रही है। नामांकन प्रक्रिया के बीच अपने नेताओं के पार्टी छोड़ने के चलते चुनाव पूर्व असम में गंभीर संकट का सामना कर रही पार्टी की चुनावी नैया डामाडोल होने से बचाने के लिए कांग्रेस हाईकमान को चुनाव रणनीति पर नए सिरे से मंथन करने के लिए बाध्य कर दिया है। कि हमने एक जोट बनाया है। जोट में हमने कई सीटों पर बहुत गहरा विचार विमर्श किया है और मेरी
पूरी कोशिश ये है कि वे सारे शक्तियाँ जो मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी के खिलाफ है, उन सारे शक्तियों को एकत्रित करना मेरा लक्ष्य है। असम के लोग सारे मूल विरोधी दलों के बीच में एकता चाहते हैं और हम असम के लोगों के इच्छाओं के अनुसार हम काम कर रहे हैं। चुनाव के 3 बड़े एक्स फैक्टर परिसीमन, 50 साल बाद बदली सीमाओं ने कई पारंपरिक सीटों के गणित बिगाड़ दिए हैं। ध्रुवीकरण बनाम विकास, घुसपैठ और पहचान की राजनीति एक बार फिर से केंद्र में है। नए गठबंधन, यूपीपीएल का एनडीए से अलग होना और बीपीएफ की वापसी ने बेडो क्षेत्र में जंग को त्रिकोणीय बना दिया है। इस बार के चुनाव में गठबंधन का गणित साधने में लगी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अब तक स्पष्ट नहीं किया कि वो अकेले कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी फिलहाल अपने पुराने साथी असम गण परिषद के साथ टिकट बंटवारे को लेकर बातचीत कर रही है। क्या है असम के जातीय समीकरण? ऊपरी असम की राजनीति में इनका दबदबा है। परंपरागत रूप से कांग्रेस के करीब रहे हैं, लेकिन पिछले 2 चुनावों से इनका झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ा है। गौरव गोगोई की सक्रियता से यहाँ मुकाबला कड़ा है। चाय जनजाति असम की लगभग 17 से 20% आबादी करीब 40 से 45 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पहले ये कांग्रेस का वोट बैंक थे, लेकिन अब बीजेपी ने अपने कल्याणकारी योजनाओं से यहाँ मजबूत पकड़ बना ली है। स्वदेशी मुस्लिम बनाम प्रवासी मुस्लिम, स्वदेशी मुस्लिम बीजेपी इन्हें मुलिया कहती है और अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। प्रवासी मुस्लिम ये लगभग 30 से 34% आबादी है। परिसीमन के बाद उनकी निर्णायक शक्ति वाली सीटों की संख्या 29 से घटकर 22 से 23 रह गई है। बंगाली हिंदू, बराक घाटी और मध्य असम के शहरों में ये बीजेपी का मुख्य आधार हैं। सीएए और सुरक्षा के मुद्दे इनके लिए अहम हैं। वहीं जनता खामोश है, लेकिन नजरें हर वादे पर हैं। क्या हेमंत का विकास कार्ड चलेगा या विपक्ष का परिवर्तन का नारा असम के लोगों के दिल को छुएगा? 9 अप्रैल को जनता ईवीएम में अपना फैसला कैद करेगी। हालांकि असम की राजनीति हमेशा से चौंकाने वाली रही है। जहां बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। बीजेपी का पूरा जोर स्वदेशी पहचान और कल्याणकारी योजनाओं जैसे अरुणोदय पर है, जबकि गौरव गोगोई के नेतृत्व में विपक्ष जातीय अस्मिता और महंगाई बेरोजगारी के सहारे वापसी की कोशिश कर रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बात उन मासूम आंखों की जो स्कूल की घंटी बजने का इंतजार सिर्फ किताबों के लिए नहीं बल्कि अपनी थाली में आने वाले उस एक वक्त के गर्म खाने के लिए करती हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करोड़ों का बजट मिड डे मील के नाम पर बहाया जाता है ताकि कोई बच्चा भूखा न रहे। लेकिन गैस की किल्लत के बीच क्या कागजों पर बहने वाला ये पैसा बच्चों के पेट तक पहुंच रहा है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक तरफ सरकार की करोड़ों की योजनाएं और दूसरी तरफ उन बच्चों की उम्मीदें। मिड डे मील कहने को तो ये योजना मासूमों की सेहत सुधारने के लिए है, लेकिन क्या वाकई उन्हें वो हक मिल रहा है? कहीं प्रिंसिपल साहब के मुंह में दवा पान मसाला सिस्टम की बदबू बयां कर रहा है, तो कहीं चूल्हे के धुएं में रसोइयों की आंखें लाल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का हम रियलिटी चेक आपको दिखाते हैं। कन्नौज का रियलिटी चेक। इत्र नगरी कन्नौज के सरकारी स्कूलों में आज शुक्रवार का दिन था। मीनू के हिसाब से बच्चों की थाली में गर्मा गर्म तहरी सजी थी। खाने की गुणवत्ता तो ठीक मिली, लेकिन शिक्षा के मंदिर में जो दिखा उसने मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए। बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले स्कूल के मुखिया खुद मुंह में पान मसाला दबाए कैमरे के सामने नजर आए। सवाल यह है कि जिस गुरु पर बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है, क्या वो नशा मुक्त आचरण की मिसाल नहीं बन सकते? सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना इस तरह से चलाई जा रही है जिसमें बच्चों को इसमें बहुत लाभ हो, क्योंकि गरीब तबके के बच्चे होते हैं जिनको कई तरह की समस्याएं होती हैं और मिड डे मील एक ऐसा माध्यम है जिसमें बच्चों में आकर्षण भी होता है। तो ऐसे में हम आज एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हैं और करीब 12 बजे मिड डे मील का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो हम पहले तस्वीरों में आज दिखाते हैं कि आज जैसे फ्राइडे है तो फ्राइडे को बताया जा रहा है कि आज के दिन तेहरी बनी है। तो यहाँ पर तेहरी बनाई गई है। ये हम आपको गुणवत्ता भी दिखा रहे हैं किस तरह से। थोड़ी सी नीचे भले ही जल गई है क्योंकि बड़ा बर्तन है तो जल गई है। चावल आवल जो दिख रहे हैं वो लगभग थोड़े बहुत सही भी दिख रहे हैं। तो पहले तो रसोइया से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि आज क्या बनना था और क्या बना है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। क्या बना है आज? तेहरी। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार। अच्छा, दिन के हिसाब से बनता है? अलग अलग दिन पे क्या क्या बनता है?
शनिचर को दाल चावल, हाँ। शुक्र को तैड़ी है, आज सोमवार रोटी सब्जी। अच्छा, इसमें जो मसाले वसाले डालते हो कैसा रहता है? अच्छा, कहाँ से मिलता है आपको? सवा सब ले आए। प्राथमिक विद्यालय सरायगिरा, जितेंद्र कुमार प्रतिमा देव। आज ये कौन सी क्या चीज बनी है? आज तहरी बनी है सर। दिन के हिसाब से बनते हैं, क्या क्या दिन के हिसाब से? सोमवार को रोटी सब्जी है, मंगलवार को चावल और दाल है, और बृहस्पतिवार को नहीं, मंगलवार को हाँ, बुध को फिर तहरी है, फिर बृहस्पतिवार को सब्जी रोटी है, दूध भी, और मंडे को वो क्या कहते हैं फल भी वितरित होता है नियमित रूप से। अच्छा, एक चीज आपको मालूम है, तम्बाकू मुक्त सरकारी कार्यालय चल रहा है, आप खुद पान मसाला खा रहे हैं? पान मसाला नहीं खाए हैं, लेकिन मां साहब की एक चीज यहाँ पर देखने को मिली है, मां साहब जो तम्बाकू मुक्त यहाँ पर जो सरकारी कार्यालय है उनको बोला गया है, वो खुद तम्बाकू खाते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में मां साहब को भी अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे उनसे ही सीखेंगे। मैनपुरी का रियलिटी चेक। अब रुख करते हैं मैनपुरी का। यहाँ की जसवंतपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में खाना तो स्वादिष्ट है, मसाले भी ब्रांडेड है, लेकिन रसोई की तस्वीर झकझोर देने वाली है। यहाँ डिजिटल इंडिया के दौर में खाना मिट्टी के चूल्हे पर पक रहा है, वजह है गैस सिलेंडर की किल्लत। इंचार्ज प्रधानाध्यापिका वंदना चौहान का दर्द सिस्टम की कलई खोल देता है। वो बताती हैं कि कन्वर्जन कास्ट यानी खाने का पैसा महीनों तक नहीं आता। शिक्षकों को अपनी जेब से पैसे लगाकर बच्चों का पेट पालना पड़ता है। क्या सरकार की ये योजना अब शिक्षकों के व्यक्तिगत खर्च और चूल्हे के धुएं के भरोसे चलेगी? मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर, ब्लॉक मैनपुरी। आपके आज रसोई पे जो है उस पे चूल्हे पे खाना बन रहा, क्या वजह है? अरे वो आज ही हमारे यहाँ गैस ख़त्म हुई है, तो गैस की तो किल्लत सबको ही पता है, कितनी गैस की किल्लत चल रही है, गैस मिल ही नहीं रही है, तो इसलिए आज ही हमारी रसोइयों ने तुरंत चूल्हा बनाया। अभी गीला है बिल्कुल चूल्हा, मिट्टी इसकी गीली है, अभी तुरंत ही बनाया है। अमेठी का रियलिटी चेक। शिकायतों के बीच अमेठी से एक राहत भरी तस्वीर भी सामने आई। 1995 में शुरू हुई ये योजना, जिसे अब पीएम पोषण कहते हैं, उसका सकारात्मक रूप कंपोजिट विद्यालय नवगिरवा में दिखा। यहाँ बच्चों के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उन्हें समय पर और स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। राघवेंद्र पांडे की टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की तो पाया कि समय सारणी का पालन हो रहा है और बच्चे खाने की गुणवत्ता से संतुष्ट हैं। ये साबित करता है कि अगर प्रशासन और शिक्षक चाहें तो भ्रष्टाचार की बेड़ियां टूट सकती हैं। योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से केंद्र के निर्देश पर शुरू किया गया। फिलहाल इस योजना का लाभ सर्वप्रथम कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को दिया गया। वहीं 2001 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद स्कूलों में पके हुए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। क्या परोसा गया आपको? तहरी। मीनू में भी तहरी है? यस सर। कैसी लग रही है खाने में? तहरी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है? इसी तरह से रोज खाना मिलता है? यस सर। आपका क्या नाम है बेटा? आयुषी शुक्ला। आयुषी कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8th में। क्या परोसा गया है? तहरी। तहरी। और कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। नमक हमारे विद्यालय में बच्चों को नियमित रूप से मीनू के हिसाब से ही भोजन दिया जाता है। इसमें कहीं किसी प्रकार की बाधा नहीं है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो मिड डे मील की व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से और स्वादिष्ट और पौष्टिक के रूप में बच्चों को परोसा जा रहा है, और कहीं न कहीं यही सब कारण भी होंगे जो निरंतर इस विद्यालय में बच्चों की संख्या विकासखंड स्तर पर सबसे अधिक है। मिड डे मील सिर्फ एक वक्त का खाना नहीं, बल्कि उन करोड़ों गरीब बच्चों का सहारा है जो कुपोषण से लड़ रहे हैं। अमेठी की अच्छी तस्वीर सुकून देती है, लेकिन मैनपुरी और कन्नौज जैसे जिलों की कमियां ये याद दिलाती हैं कि अभी सफर लंबा है। जब तक बजट समय पर नहीं पहुंचेगा और जब तक जिम्मेदार लोग खुद को अनुशासित नहीं करेंगे, तब तक इन मासूमों के निवालों पर संकट के बादल मंडराते रहेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बन रहे के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।